इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डेप्रिसिएशन के थर्ड मेथड का स्टडी किया था, जो एन्युटी मेथड था। अब आज देखेंगे हमारा जो फोर्थ मेथड है, फोर्थ एंड लास्ट मेथड, वो है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। देखिए मेथड किस तरह से काम करता है। मैं जब अपनी स्टार्टिंग की क्लास लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट जो मेथड है ये हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड एन्युटी मेथड से सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो स्केलर वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ये उसका ड्रॉबैक है। नंबर सेकंड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, वहाँ स्क्रैप वैल्यू तो होता है बट उसके यूज़ को हम ध्यान नहीं देते, उसके रिप्लेसमेंट पर हम ध्यान नहीं देते। तो देन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हमारा उतना अच्छा मेथड नहीं कहा जाता। नंबर थर्ड एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड में हम यूज़ पे ध्यान देते हैं बट उसके रिप्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। और ये जो वैल्यू है, ये जो मेथड है हमारी नंबर फोर्थ मेथड, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जब मशीन कोई परचेज की जाती है और उसका यूज़ आप स्टार्ट करते हैं तो उसी दिन से आपको उसके लिए ये देखना होता है कि मशीन का रिप्लेसमेंट कब होगा, मतलब कब मशीन आपके यूज़ के लायक नहीं होगी। तो जब ऐसा पीरियड उसका एस्टिमेट कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर एवरी ईयर जो उसके डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और इन्वेस्ट करते चले जाते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर जब 8 साल 10 साल के बाद जब आपको उसका रिप्लेसमेंट करना होता है तो रिप्लेसमेंट करने के समय में आपके पास धन रहता है, मनी रहती है, तो उसके बाद आप बहुत ईजिली वहाँ पर उसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन फंड जो इन्वेस्टमेंट मेथड है इसमें आपका जो टेक्निक है वो काम करता है। इसमें आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाना होता है और इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका एक फंड क्रिएट हो जाता है और उससे आप अपना जो रिप्लेसमेंट है ये कर लेते हैं। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन फंड मेथड में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2008 को ये डॉक्टर योगराज ने एक एक्सरे मशीन परचेज करी है 1,35,000 में। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मशीन विल रिमेन इन यूज फॉर 5 ईयर। अब ये बता रहा है कि मशीन का जो यूज़ है एक्सरे मशीन का ये 5 ईयर के लिए है, तो 5 ईयर के बाद उनका रिप्लेसमेंट करना होगा। और ये बोलता है एंड देन इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 35,000। उसके स्क्रैप को आप जब सेल करेंगे तो आपको 35,000 मिलेगा, तो ये भी मनी आपका यूज हो जाएगा रिप्लेसमेंट में। ए सिंकिंग फंड क्रिएटेड टू रिप्लेस द मशीन बाय इन्वेस्टिंग एट 4% पर एनम। जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 4% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹81,750। जो इन्वेस्टमेंट आप करते चले जा रहे थे 4 साल तक, तो 5 साल के लास्ट में आपको उसके इन्वेस्टमेंट से, उसके इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने से आपको ₹81,750 मिले। एज पर सिंकिंग फंड टेबल एट 4% इंटरेस्ट एंड अमाउंट इक्वल टू 0.18463, ये एन्युटी वैल्यू दी गई है, should be invested every year to receive ₹1 after 5 years. Prepare machinery account, sinking fund account and sinking fund investment account. Calculation should be made to nearest rupees. तो इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना होगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए जो वैल्यू आप मशीन दी गई है 1,35,000, उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना होगा। तो 1,35,000 से माइनस 35,000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ₹1,00,000। और इसमें एन्युटी वैल्यू दी गई है डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करने के लिए 0.18463
63। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,463 रुपीज ये हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। ये एडी हमने कैलकुलेट कर लिया, एनुअल डेप्रिसिएशन इसका 18,463। ठीक, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें मशीनरी अकाउंट बनानी, सबसे पहले तो मशीन में हमको दिया गया है क्या, एक्सरे मशीन हम परचेस कर रहे हैं, तो एक्सरे अकाउंट बना लेंगे। एक्सरे मशीन अकाउंट नंबर फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा एक्स रे मशीन अकाउंट। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से कॉलम लेजर के। तो सबसे पहले आप मशीन परचेस कर रहे हैं 1 अप्रैल 2008 को, तो 1 अप्रैल 2008 को यहाँ हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में है 1,35,000 रुपीज़ का परचेस किया। अभी बैलेंस आपका होते चले जाएगा, इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलेगा उसको डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मशीन अकाउंट में उसको एंट्री नहीं की जाती। तो यहाँ पर आप 31 मार्च 2009 को बाय बैलेंस सीडी ये हो जाएगा 1,35,000। देन 1 अप्रैल 2009 को टू बैलेंस बीडी 1,35,000। 31 मार्च 2010 को बाय बैलेंस सीडी 1,35,000। देन 1 अप्रैल 2010 को टू बैलेंस बीडी 1,35,000। 31 मार्च 2011 को बाय बैलेंस। ये रिप्लेसमेंट ईयर तक आपको इस तरह से एंट्री करनी होगी 1,35,000। 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस बीडी 1,35,000। 31 मार्च 2012 को बाय बैलेंस सीडी 1,35,000। ये 4 ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 1 अप्रैल 2013 को पहुंच जाएंगे। 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस बीडी 1,35,000, और ये रिप्लेसमेंट ईयर है, तो यहाँ पर 31 मार्च को हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, जो स्क्रैप सोल्ड से आपको मिलेंगे 35,000 बाय बैंक अकाउंट 35,000, एंड सेम डेट पर जो बैलेंस अमाउंट है 1 लाख रुपीज, इसको हम बाय सिंकिंग फंड अकाउंट में यहाँ पर लिख लेंगे 1 लाख रुपीज को, और इस तरह से 1,35,000 से जो आपके अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो नंबर फर्स्ट अकाउंट हो गया हमारा मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में आपने देखा कि रिप्लेसमेंट ईयर तक आपको सेम उसकी एंट्री वहाँ पर बैलेंस उठाकर लिखते चले जाना होता है, और
अगर आपके पास उसकी स्क्रिप्ट से कोई शोल्ड की अमाउंट नहीं दी गई तो डायरेक्ट जितनी भी अमाउंट होगी इसकी बैलेंस किसको 1,35,000 को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आपका मशीन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब नंबर सेकंड अकाउंट बनाएंगे इसमें। ये नंबर सेकंड अकाउंट है हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट तो सिंकिंग फंड अकाउंट में सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 18,463, तो इसको लिखेंगे हम 31 मार्च 2009 को। 31 मार्च 2009 को यहाँ हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,463। ठीक। अब सिंकिंग फंड अकाउंट में आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन जो एनुअल था उसका इन्वेस्टमेंट अब आपका करना है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन की जो भी अमाउंट है उसको सिंकिंग फंड में आप ट्रांसफ़र करेंगे। और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने पर नेक्स्ट ईयर आपको इसी डेट पर क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट को भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे देखिए। तो यहाँ पर 31 मार्च 2009 को टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी 18,463 ये अकाउंट आपका इस साल का क्लोज हो गया। अब इस बैलेंस को यहाँ लाएंगे 1 अप्रैल 2009 को बाय बैलेंस बीडी 18,463। इसको इन्वेस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ हो जाएगा जो डेट है 31 मार्च 2010 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये जो 18,463 है इसका हम निकालेंगे 4%, और 4% उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा 739 रुपीज़। तो 739 रुपीज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो 31 मार्च 2010 को यहाँ फिर से हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये हो जाएगा 18,463। अब इसका टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद 31 मार्च 2010 को यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, टोटल हो जाएगा इसका 37,665। 37,665। इसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 37,665। अब इसका इंटरेस्ट 31 मार्च
2011 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका जो इंटरेस्ट होगा ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1507 और उसके बाद इसी डेट पर हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसमें हो जाएगा 18,463। उसके बाद इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल करने के बाद जो टोटल आएगा उसको टू बैलेंस सीडी किया जाएगा। अब 37,665 ये बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1507 रुपीज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो एवरी ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 18,463, तो इससे आपका टोटल फंड हो जाएगा इन थर्ड ईयर 57,635। 57,635 तो यहाँ लिखेंगे 57,635 और इसको टोटल कर लेंगे 57,635 से। ये थर्ड ईयर का हुआ। अब ऐसे हम फोर्थ ईयर में करेंगे और फोर्थ ईयर में सेम हो जाएगा 57,635 की ट्रांसफर एंट्री कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। इस पर इंटरेस्ट पे लिख देंगे ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,305 रुपीज़। फिर 18,463 को इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद टोटल जो फंड होगा इन फोर्थ ईयर 78,403 रुपीज़ होगा। तो अब हम डायरेक्ट फिफ्थ ईयर को बनाएंगे। तो फिफ्थ ईयर में जो बैलेंस है ब्रॉट डाउन हो जाएगा $78,403। हाँ, ये देखिए फिफ्थ ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन $78,403 रुपीज़। ये हो जाएगा फिफ्थ ईयर में 1 अप्रैल 2013 को। 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,403 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट हो जाएगा 31 मार्च 2014 को। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 78,403 का 4% निकालेंगे तो 3,136 ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में 18,463 रुपीज़। इधर रिप्लेसमेंट ईयर है तो 31 मार्च 2013 को
1 लाख रुपीज। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के पहले हमको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है इसको इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब इसकी एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम 31 मार्च 2009 को टू बैंक अकाउंट 18,463। बैलेंस को आप यहाँ पर निकाल लेंगे 31 मार्च 2009 को, तो बाय बैलेंस हो जाएगा। सेकंड ईयर में फिर से आपको बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उस ईयर के जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको फिर से आप री इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इसी तरह से आप करते चले जाते हैं। तो फिफ्थ ईयर में जाकर आपका जो अमाउंट होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का ये हो जाता है 78,403 रुपीज़। और 78,403 रुपीज़ आप डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में उसमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया गया है 81,750। दोनों को माइनस करते हैं तो आपको उसमें 3,347 रुपीज़ मिलता है जो सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 3,347 को आपको यहाँ पर लिखना होता है लास्ट में। यहाँ आप लिखते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 3,347 रुपीज़। उसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि इससे जो वैल्यू है क्रेडिट की वो बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है ना। और उसके बाद उसमें प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट निकल जाती है। जो इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट के सेल करने से आपको लास्ट में प्रॉफिट या सेल भी कैलकुलेट करना होता है। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस 3,347 है इसको मिलाकर लिखने पर 1,03,349 रुपीज़ होता है। अब क्रेडिट में आपको 1,03,349 है, डेबिट में 1 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब 3,349 रुपीज़ ये क्या बैलेंस निकला? क्रेडिट बैलेंस निकला। इसको आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। और ये होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,349। तो इस तरह से हमारा ये जो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड है या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मेथड ये काम करता है। इसमें आपने देखा कि एवरी ईयर की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है इसको आपको इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्टमेंट से आपको जो इंटरेस्ट आता है उसको भी आप री इन्वेस्ट करते हैं। और री इन्वेस्ट करने के बाद जो फंड क्रिएट हो जाता है उसको सेल किया जाता है। और सेल करने के बाद उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपको डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड अकाउंट में शिफ्ट करना होता है। तो इस तरह से आप अपना सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड से जो डेप्रिसिएशन होता है कैलकुलेट करने का उस मेथड को आप यूज़ करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन की इसमें से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड मेथड और थर्ड मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये मेथड आपका लंबा होता है तो इस मेथड से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस होते हैं कंपैरिजन टू अदर मेथड कम होते हैं। बट प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। अगर एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है तो बनाने की स्थिति हमारी रहनी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट